जी हाँ मालती जी। तो मेरा अब आगे आपसे अगला प्रश्न है, समाज में क्या जी। प्रतिक्रिया रही जब आपने यहाँ कार्य चालू किया? आपको क्या चीजें फेस करनी पड़ी? शुरू में तो दीदी जब हम लोग कार्य करते थे तो लोगों को विश्वास भी नहीं होता था। सब लोग ये सोचते थे कि ये लोग आज कर रहे हैं, नहीं करेंगे, हो सकता है पैसे जमा करके ये लोग भाग जाएं, कहीं बाहर बाहर से आए हैं, ये भी लोगों की सोच होती थी। पर जैसे जैसे लोग वहां जाके सेवा देखने लगे, बुजुर्गों से मिलने लगे, क्योंकि जिस समय हम आए थे 50-50, 60-60, 70-70 बुजुर्ग हुआ करते थे। कई यहाँ से 3 बॉडी डोनेट भी दी गई है वो मेडिकल कॉलेज को। और अभी 2020 में भी पहले दी गई है, लॉकडाउन के पहले भी एक बॉडी डोनेट की गई है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जन सहयोग भी रहता है, और हमसे जो बन पड़ता है दूसरे की मदद के लिए, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो भी किया गया है। और इसी तरह से बच्चों के क्षेत्र में भी हमने कार्य किया है, छोटे से बच्चे लोगों की भी सेवा की है। तो बुजुर्गों की हेल्प के लिए हम तत्पर खड़े हैं। हमको कॉल भी आते हैं कि यहाँ पे ये बुजुर्ग भटक रहा है, यहाँ पे ये है, तो आप इनको ले जाइए, इनकी मदद कीजिए। तो हमारे नंबर बटे हुए हैं वृद्धाश्रम के पूरे बैतूल जिले में। तो हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य है। दिल से हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमको किसी भी तरह, जैसे एक कुम्हार अपने मटके को ठोक ठोक के सुधारता है, तो ईश्वर ने हमारे पति के द्वारा हमको ठोक ठोक के इस लायक बनाया है कि हम इस सेवा में यहाँ आए। और हमारे जीवन में आज आप लोग हमारे से 2 सवाल पूछ सक रहे हैं, और हम किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। तो इसका धन्यवाद के पात्र हमारे पति परमेश्वर भी होते हैं। इसको हम सीधा उल्टा ना लेते हुए उनको धन्यवाद बोलने के पात्र है बिल्कुल, वो, कि बिल्कुल उन्होंने हमको सही यहाँ बात है। तक पहुंचाया, आगे बढ़ाया। जी, 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 हाँ जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? बस मेरा समाज से यही निवेदन है कि अपने लोगों को कभी रोड पे ना आने दे। हमारे रिलेटिव होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, या जो रोड पे भटक रहे हैं, तो हमें ये प्रयास करना होता है कि इन लोगों को समाज के द्वारा दबाव बना के, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को नहीं रख रहा है, अभी हम बहुत सारी जगहों में घूमते हैं तो ये होता है कि माता पिता अपने बच्चों की गलती नहीं बताते हैं, उनको छुपाते हैं कि हमारे बच्चे ने डांटा मारा, अकेले रोते हैं, अकेले पीड़ित होते हैं। तो हमें अपने आसपास में अगर अत्याचार हो रहा है और बुजुर्गों के प्रति ऐसा कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हमें अपने लोगों को, समाज को उन पे दबाव बना के और उन बुजुर्गों को रखने के लिए बोलना चाहिए। और हर बच्चों से ये निवेदन है कि देखिए, सभी लोग, 4 दिन की जिंदगी है सबकी, ईश्वर ने सबको भेजा है, सबकी परीक्षा हो रही है, और हम जैसा कार्य करेंगे वैसे हमारे भी बच्चे बनेंगे। अगर हम अपने बच्चों को, बुजुर्गों को दिल से सेवा देंगे, तो हमारे बच्चे ट्रेनिंग पीरियड में यही सीखेंगे, और जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने बड़े बूढ़ों को कभी रोड में ना आने दे। बस इतना करना है कि उनको जी बोले, कुछ हो गया तो सॉरी बोल दें, बस इतने में तो बुजुर्ग खुश हो जाता है, और इतने में आपको दुआ मिलती है जो सारे जीवन चलती है। पैसा हमेशा जीवन में काम नहीं आता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद पूरे जीवन हमारे लिए होता है। तो इससे बड़ा खुशी की बात नहीं है। जिनके माता पिता हैं, वो मंदिर में जाकर अपने माता पिता को अगर सुबह शाम पूजेंगे, तो ईश्वर की दया से, ईश्वर भी बोलते हैं, हमारे धर्म में तो गणेश भगवान को पूजा जाता है, जो इसी के लिए माने जाते हैं, माता पिता के पूजन की वजह से सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने माता पिता को सबसे पहले पूजे, तीर्थ यात्रा भटकने की बजाय अपने माता पिता के चरणों में जाए। यही मेरा सबसे निवेदन है, विनम्र, कि अपने लोगों को पूछे, रोड पे ना आने दें। बिल्कुल, धन्यवाद मालती जी, जो आपने हमारे साथ अपनी इतनी अच्छी बातें साझा करी और अपने साथ और भी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो अकेले होने के बावजूद भी खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। तो धन्यवाद करती हूँ मैं आपका मालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी आइए धन्यवाद। हम इसी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम आमंत्रित करते हैं हमारे हमारी दुर्गा स्वरूपा नारी, हमारी गौरी बालापुरे पदम जी को, जो कि एक पहली महिला पत्रकार हैं और हर क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान करती रहती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना, प्रस्तुतिकरण सम्मिलित है। यह भी एक ऐसा कलात्मक सेवा कार्य है। यह काम वैसे तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आसान होता नहीं है। कई बार इन्हें सोचना पड़ता है कि
कहीं हम ऐसा समाचार तो नहीं लिख रहे जिससे दंगों की आशंका हो सकती है। तो यह एक महिला पत्रकार के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि इतना अपनी इतना अपनी जान को जोखिम उठाते हुए भी वह यहाँ कार्य कर रही हैं। इसके अलावा भी जो हमारी गौरी गौरी बालापुरे पदम जी हैं, जो समाज सेवा के कार्य में अग्रसर कार्यरत हैं। गौरी दी जो है बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति की अध्यक्ष है। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कारगिल युद्ध के बाद से लगातार रक्षाबंधन का पर्व अपने समूह के साथ मनाने जाती हैं, और हाल ही में 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर इन्हें मुख्यमंत्री द्वारा एक चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम नारायणी नमः में नारायणी पुरस्कार से नवाजा गया है। अब मैं गौरी दी के नाम के साथ नारायणी के साथ समर्पिता भी जुड़ जाएगा, और इसके साथ ही गौरी दी जो है ऑटो एम्बुलेंस योजना का भी शुभारंभ कर चुकी है। आज से 4 वर्ष पहले 1 अक्टूबर 2016 को चालू किया था बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा जीवन रक्षक प्रकल्प ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की थी। यह योजना आमला, बैतूल, मुल्ताई शहर में भी चालू है, जो कि एक सड़क दुर्घटना में हुए लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। तो आइए आज हमारे सामर्थ्य संवाद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और भेंट करते हैं दुर्गा स्वरूपा नारी हमारी प्यारी पत्रकार गौरी बालापुरे पदम जी को। तो मैं आज आपसे आपसे सबसे पहले सवाल पूछना चाहती हूँ दी गौरी दीदी, क्या आप यहाँ हैं? जी जी, नमस्कार सोनाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज इस सामर्थ्य संवाद के लिए मैं श्रृंखला में शामिल हुई और विश्व मंगल सभा ने मुझे इस तरह का अवसर दिया कि मैं आप सभी से रूबरू हो सकूं और समाज में चल रही गतिविधियों से आप सभी को अवगत करा सकूं। जी गौरी दीदी, बिल्कुल आपका स्वागत है। तो मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी। आप जिले की संभवतः पहली महिला पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी हैं। किस तरह आपने इस कार्यों की शुरुआत की? देखिए, सामाजिक कार्य करना या पत्रकारिता करना ये बिल्कुल भी जहन में नहीं था, क्योंकि कक्षा 12वीं के बाद से ही मैंने नेहरू युवा केंद्र जो बैतूल में है, नेहरू युवा केंद्र में एक एनएसपी के रूप में, एक ब्लॉक समन्वयक के रूप में अपना कार्य शुरू किया था। पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मतलब कंटिन्यू पढ़ाई कर सकूं या इस तरह की स्थितियां नहीं थी, तो मुझे अपने परिवार का कहीं ना कहीं संबल बनना था। इसलिए नेहरू युवा केंद्र को मैंने एक स्वयंसेवक के रूप में ज्वाइन किया और 2 वर्ष की स्वयंसेविका के रूप में जब मैंने वहां काम किया तो उत्कृष्ट कार्य के लिए मुझे राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। वर्ष 2002 में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर देश का सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो युवाओं के लिए होता है, वो मुझे प्रदान किया गया था। और क्योंकि नेहरू युवा केंद्र में सिर्फ 2 वर्ष की सेवा देना होता था, इसलिए वो काम जैसे ही खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि अब परिवार के लिए नया विकल्प तलाशना होगा, और ईश्वर ने पत्रकारिता की तरफ मोड़ दिया। नव भारत जो कि एक राष्ट्रीय अखबार है, वहां से हमारी शुरुआत हुई और पत्रकारिता के क्षेत्र में इस तरह से दस्तक दे दी। जी जी जी, बहुत ही अच्छी पहल रही आपकी। आपके द्वारा कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जरूर, मैं बताना चाहूंगी कि वर्ष 2000 में हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा अभियान बैतूल से शुरू किया था। आपको याद होगा, वर्ष 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ और देश पूरा विभीषिका से जूझ रहा था, सैनिकों के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी। कारगिल का युद्ध जो है वो, उस विभीषिका को कई परिवारों ने झेला है, कई सैनिक हमारे शहीद हुए। उस समय जब हमने देखा कि देश के जवान के साथ हर नागरिक खड़ा है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हर नागरिक हर समय देश के जवानों के साथ क्यों नहीं होता है। ये समय उसी समय क्यों आता है कि जब युद्ध होता है। भाई, सैनिक तो 24 घंटे देश की सीमाओं पर तैनात है ना। तो ऐसे समय में एक संकल्प हमने लिया, हमारे ग्रुप की कुछ मेरी सहेलियां थी, उनके साथ हमने एक संकल्प लिया कि इस जज्बे को हम कायम रखेंगे। जो सैनिक हमारी दिवाली, होली, मतलब हमारे लिए दिवाली, होली और तमाम त्योहार कुर्बान कर देते हैं, तो उनके लिए हमने एक
संकल्प लिया कि हम अपना रक्षाबंधन का पर्व, क्योंकि बेटियों और बहनों के लिए मतलब हर महिला के लिए हिंदुस्तान की रक्षाबंधन का पर्व बहुत प्रिय होता है, तो हमने अपना वो प्रिय त्योहार जो है सैनिकों के नाम कर दिया। और 20 सालों से लगातार देश के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सरहदों पर पहुंचकर रक्षाबंधन का पर्व हम देश के सैनिकों के साथ मना रहे हैं। उसके अलावा एक और अभियान 1 अक्टूबर 2016 को हमने शुरू किया है, ऑटो एम्बुलेंस योजना, जो मेरी बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति है, इसके माध्यम से हमने इसे शुरू किया है। बैतूल शहर में ये 1 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई थी। इसके बाद आमला में हमने इसे 15 दिसंबर 2019 को शुरू किया और 5 जनवरी 2020 को हमने इस योजना को मुल्ताई में शुरू किया। हमारी इस योजना से 900 ऑटो चालक जुड़े हुए हैं। ये ऑटो चालक तत्परता से सेवा करते हैं। जब सड़क हादसा होता है तो किसी भी घायल को जो भी समीपस्थ अस्पताल होता है वहां भर्ती कराते हैं। और बैतूल जिले के करीब 25 समाज सेवी संगठन और समाज सेवियों के माध्यम से जो जन सहयोग दिया जाता है, जो आर्थिक सहयोग दिया जाता है, उससे ये योजना हम संचालित कर रहे हैं। ऑटो चालकों को हम इसमें एक बहुत ही छोटा सा पारितोषिक देते हैं, प्रोत्साहन राशि देते हैं 200 रुपए की, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने की। हमने लगभग 500 हादसों में घायल लोगों की मदद की है और 14 शवों का परिवहन भी ऑटो चालकों ने किया है। शव परिवहन के लिए हमारे बैतूल जिले के जो पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल जी हैं, उनके द्वारा 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि ऑटो चालक को दी जाती है। इसके अलावा एक और प्रकल्प है, हम बेटियों की सुरक्षा के लिए उसे चला रहे हैं, वो है स्कार फ्री फेस कैंपेन। मतलब कवर्ड होकर जो बेटियां चलती है, चूंकि अभी कोरोना काल है इसलिए हमने उसे ब्रेक किया है, लेकिन जो बच्चियां अपराध की तरफ बढ़ती हैं, अपनी पहचान छुपाकर गलत कार्यों की तरफ अग्रसर होती हैं, तो उनसे हम कोशिश करते हैं कि वो बचे इन चीजों से। जो उन्हें करना है वो बिल्कुल बेखौफ होकर करे, क्योंकि जो अगर वो सच्चे राह पर चल रही है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। चेहरा वो लोग छुपाते हैं जो अपराधी होते हैं या जो गलत काम करते हैं। तो इस तरह के हम लोग प्रकल्प चला रहे हैं। एक हाल ही में मतलब डॉटर्स डे पर हमने 2019 में एक और सुंदर सा प्रकल्प महिलाओं के लिए शुरू किया है, सशक्त सुरक्षा बैंक। ये प्रदेश का पहला ऐसा बैंक, सैनिटरी पैड बैंक है, जिसके माध्यम से हम महिलाओं को, जो महिलाएं पैड नहीं खरीद सकती हैं मासिक धर्म के दिनों में, जो परेशान होती है और आज भी परंपरागत साधन चाहे कपड़ा, भूसा या राख का उपयोग करती हैं, तो उनको हम निःशुल्क पैड उपलब्ध कराते हैं। जो बच्चियां इसे खरीद सकती है उसे बहुत ही कम दामों में हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो समाज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता के साथ साथ इन सेवा कार्यों से जब मैं जुड़ी तो लगा कि ये दर्द साझा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी गौरी जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपके इस कार्य को कहने के लिए कि जो आप समाज के लिए कर रही हैं, महिलाओं के लिए अधिक मतलब जो महिलाएं सक्षम नहीं है उनको सक्षम बना रही हैं, जो बालिकाएं जो खरीदी नहीं कर सकती उनके लिए इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। तो मैं बहुत बहुत, मैं शब्द नहीं बोल पा रही। थैंक यू सो मच जी। मैं बताना चाहूंगी कि पत्रकारिता को आज हम जिस तरह से देखते हैं, मैं पत्रकारिता को भी सेवा का एक बहुत अच्छा माध्यम मानती हूँ। कल जब पूरा देश, पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया हम लोगों ने, उस समय एक नजर मुझे एक ऐसे परिवार पे पड़ी। एक दिव्यांग महिला है जो मतलब ब्लाइंड है, और वो अपनी बेटी के साथ मुझे जब नगर पालिका में नजर आई, वो एक टीन के कहना चाहिए दूध डेयरी है उनकी छोटी सी, जो उनको कलेक्टर साहब के माध्यम से खुलवा कर दिया गया। उनके पास कोई घर नहीं है, कोई छत नहीं है, तो रात के समय माँ और बेटी उसी दुकान में अपना समय, अपनी रात बिताती है और दूसरे दिन फिर सुबह अपने व्यवसाय से लग जाती है। तो जब उस खबर को मैंने प्रकाशित किया, मैं सांझवीर टाइम्स न्यूज़पेपर में जो है सह संपादक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे अखबार के संपादक पंकज सोनी जी हैं, और वो हमेशा मेरे सेवा कार्यों को प्रोत्साहित भी करते हैं, क्योंकि जॉब के साथ साथ आप सेवा यदि कर रहे हैं तो वो एक बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है कि आपको अपने काम को भी दिखाना है, और आप यदि सेवा कार्य कर रहे हैं तो उसको पूरी निष्ठा से निभाना भी है। तो जब भी मैंने जिस भी अखबार में, जिस भी संस्थान में कार्य किया है, मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है। जिस भी सेवा कार्य को मैंने करने की कोशिश की है, पूरे बैतूल ने बढ़कर मेरा सपोर्ट किया है, मुझे प्रोत्साहित किया है, क्योंकि जब तक प्रोत्साहन देने वाले नहीं होंगे आप किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं होता है। आप एक हाथ को बढ़ा रहे हैं तो आपके साथ दूसरा हाथ जरूरी होता है, तभी आप किसी संकल्प को निभा सकते हैं। अन्यथा 20 वर्षों तक सिर्फ रक्षाबंधन सरहदों पर मनाना, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता वहां तक जाना,
और सेलिब्रेशन करके वापस सकुशल आना और सैनिकों की हौसला अफजाई करना, ऑटो चालकों को सेवा के कार्य से जोड़ना और ऐसी बालिकाओं को ढूंढना जिनके पास पैड नहीं है, उन्हें निःशुल्क पैड उपलब्ध कराना या लोगों को इसका एक माध्यम बनाना कि इस माध्यम से भी आप सेवा भी कर सकते हैं और आपको भी 2 रुपए की उसमें आय हो सकती है। ये जटिल कार्य तो है, लेकिन जब करने हम गए तो ऐसा कभी लगा नहीं। मेरी बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति के जितने सदस्य और पदाधिकारी हैं, उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें हम साथ में हैं, बस आप अपने संकल्पों को, अपने मन में जो नवाचार आ रहे हैं उनको शुरू कर दिया कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने जो इतनी अच्छी बात हमारे साथ साझा करी, आज हम सबको आपकी इन योजनाओं से अवगत कराया। तो इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न है आपके लिए। महिलाओं के लिए पत्रकारिता चैलेंजिंग जॉब है, आपने इसे क्यों चुना? चैलेंज मुझे शुरू से पसंद है, क्योंकि मैं जब जन्मी थी या मेरा जब जन्म हुआ था तो पिता नाराज थे, क्योंकि मैं अपने पिता की जो है 6वीं संतान हूँ और बेटी हूँ। आज जब हम बात करते हैं बेटियों की समानता को लेकर और तमाम तरह की बातें करते हैं बेटियों के लिए, तब मुझे ये जानकर बड़ा असमंजस होता है या आश्चर्य होता है कि कभी मेरे पिता ने मेरे लिए वारसे के कपड़े तक नहीं खरीदे थे, क्योंकि मैं 5वीं बेटी थी, सबसे बड़े भैया रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिलते हुए देखा और उन्होंने देखा कि जो काम मेरे बेटे ने नहीं किया तो बेटी ने कर दिखाया, तो उन्हें आज मुझ पर गुमान है और वो आज मानते हैं कि मेरी जो बेटियां हैं वही मेरी शान है। तो इस तरह से संघर्ष शुरू हुआ और चैलेंज इसीलिए शायद पसंद आते चले गए और कुछ नया करने का जज्बा हमेशा रहा है, क्योंकि भीड़ के साथ तो हर कोई चलता है, भीड़ से अलग चलना एक अलग मुकाम दिलाता है और ये मुकाम शायद इसी वजह से मिला, क्योंकि जो भी किया हटकर किया। बिल्कुल, आप ऐसे ही चैलेंज अपनाते जाएं, हम आपके साथ हैं, आगे हम आपके साथ ही रहेंगे। जी, तो गौरी पत्रकारिता जी, के क्षेत्र में मैं बोलना चाहूंगी कि बेटियों को जरूर इस फील्ड में आना चाहिए। बैतूल जिले में पत्रकारिता के क्षेत्र में बेटियां आगे नहीं आ रही हैं, शायद कई तरह की दुविधाएं होती हैं। परिवार के लोग भी सोचते हैं कि चैलेंजिंग जॉब है, एक खबर लिखते समय आप एक व्यक्ति को दुश्मन बनाते हैं, अगर एक के पक्ष में खबर लिखते हैं तो दूसरा अपने आप आपका दुश्मन बन जाता है। तो उस तरह की भ्रांतियां रहती है, लेकिन आप यदि सही हैं, आप यदि निडर हैं और आप यदि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपके जितने दुश्मन होंगे उतने सपोर्टर भी होंगे। तो हमें सपोर्टर्स को लेकर चलना है और आपके अच्छे कार्यों के सामने दुश्मन भी मात खा जाए, इस तरह की परिभाषाएं आपको लिखनी है। क्या आपसे अगला प्रश्न है। आप देश की सरहदों पर 20 वर्षों से जा रही हैं, कम उम्र इतनी उम्र कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक अवार्ड आपको मिले हैं, कुछ अनुभव बताइए। देखिए, सरहदों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाने की शुरुआत हुई देश की सरहदों पर। इसके अलावा कई अभियान जो चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। 20 वर्षों से ही पत्रकारिता का भी सफर चलता रहा है। इस बीच में कई सारे राष्ट्रीय अखबारों में और कई स्थानीय अखबारों में भी मैंने अपने कार्य को किया है। जहां भी काम किया है अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और आगे भी कोशिश करते रहूंगी कि लेखन के माध्यम से मैं लोग जन समस्याओं को सामने लाऊं और सरोकारों के माध्यम से लोगों को मदद मिल सके कि प्रयास करते रहूं। प्रश्न है महिलाओं के लिए
फील्ड में प्रतिस्पर्धा है, लोग एक काम करने में ही कभी कभी हतोत्साहित हो जाते हैं। आप अपना इतना कुछ कैसे करती हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपको सहयोग जो करते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, उनका अहम रोल होता है, क्योंकि वो नींव के पत्थर की तरह होते हैं जो नजर नहीं आते। और मेरे इस सफर में मुझे हर मंजिल तक पहुंचाने में मेरे परिवार ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। चाहे वो मेरे पति आदरणीय भारत पदम जी हैं, चाहे बेटा वंश पदम है, माता पिता आदरणीय श्री गुलाबराव बालापुरे जी या सेवंती बालापुरे जी हैं। इन सबका मुझे समय समय पर प्रोत्साहन मिलता रहा है। खास हमारी जो है स्वर्गीय तुलसिया पदम जी और ससुर जी स्वर्गीय गेंदालाल पदम जी ने भी कभी भी शादी के बाद मुझे रोका नहीं, टोका नहीं। ननद जो है देवकी पदम जी, वो भी हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती रही है। तो मुझे ये लगता है कि यदि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आपका परिवार कभी भी आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। बस शर्त यही है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं पूरी निष्ठा से कीजिए, आपके परिवार के दामन पर कोई आंच ना आए और आपका परिवार आप पर पूरा भरोसा करता हो। ये चीज जरूरी है, क्योंकि बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए घर की दहलीज लांघने से पहले हमेशा ये बातें कही जाती है कि घर की दहलीज लांघ रही है तो लोक लाज का भी ध्यान रखना होता है। खैर, लोक लाज की बात महिलाएं आज काफी दूरी तक वो कर चुकी हैं। हम कई सारी चीजों में अपने आप को साबित कर चुके हैं। हर फील्ड में महिलाएं आज है, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे वो प्लेन उड़ाने की बात हो या ट्रेन चलाने की बात हो। तो हर फील्ड में हम हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आज विश्व मंगल सभा का आयोजन पूरी महिलाएं कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक नारी शक्ति के सामर्थ्यवान होने का प्रमाण है। गौरी जी, मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपके संघर्ष और उपलब्धियों का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरे पूरी उपलब्धियों का श्रेय सबसे पहले अपने परिवार को देना चाहूंगी। इसके बाद उन सभी को जिन्होंने मेरे हर कार्य में मुझे सहयोग प्रदान किया, चाहे वो बैतूल जिले के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो बैतूल जिले के सामाजिक लोग हैं, चाहे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम समय तो नहीं दे सकते लेकिन हमसे जब चाहे तुम सहयोग ले सकती हो। तो कभी भी ये सारे लोग जो क्योंकि बैतूल से जब बाहर कदम रखते हैं तो मैं बैतूल की बेटी कहलाती हूँ। जब मैं मध्य प्रदेश से बाहर कदम रखती हूँ तो मध्य प्रदेश की बेटी कहलाती हूँ, और जब सरहदों पर होती हूँ तो पूरे देश की बेटी कहलाती हूँ। तो उन सभी लोगों को मैं अपने दिल से, दिल की गहराइयों से यहाँ से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मेरे हर पग पर जो है मुझे सहयोग दिया। उन आलोचकों को और उन निंदकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके रास्ते में सिर्फ फूल ही फूल हो, कांटे भी होते हैं, और कांटे हर राह में जरूरी होते हैं। वो आपको हौसला देते हैं, वो आपको नया करने का जुनून देते हैं। तो कठिनाइयों से डरना नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप यदि किसी नेक राह पे चल रहे हैं तो आपकी राह के रोड़े भले ही कितने आए, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बस मैं सतत अपने कदम आगे बढ़ाती हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद गौरी जी। आप धन्यवाद आपका। महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं से बस यही कहना चाहूंगी कि घर से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले जरूरी है घर, उसके बाद समाज, और उसके बाद हम राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो घर से जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो परिवार को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर महिला के साथ यही दिक्कत होती है कि सामने हम जो होते हैं वो पीठ पीछे नहीं होते हैं। तो शुरुआत बस छोटी सी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके साथ कारवां जुड़ता चला जाएगा। अपने पंखों को फैलाइए, आसमान जितना मेरे लिए है उतना ही आपके लिए भी है। बस लक्ष्य तय होने चाहिए और इन लक्ष्यों को तय कीजिए। आप अपने लिए यदि कुछ करना चाहती है तो अपने लिए लक्ष्य तय कीजिए, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए फिर आप अपने कदम आगे बढ़ाइए। हमारे
संदेश दिया। सोनाली जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप हेडफोन्स निकाल लीजिए। वो ब्लूटूथ हेडफोन्स होंगे तो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद गौरी दीदी। अब आपका हेलो जी हाँ जी। बोलिए बोलिए। धन्यवाद गौरी दी आपका। आपने हमारे साथ अपने जीवन की सारी संघर्ष की गई बातें और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सोनाली जी आपको, जो आपने मुझे विश्व मांगल्य सभा से जोड़ा और जिस तरह से सामर्थ्य श्रृंखला में आपने मुझे शामिल किया। मैं पूरे विश्व मांगल्य सभा की सभी सखियों का यहाँ दिल से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद दी। इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। इन्हीं कुछ लाइनों के माध्यम से हम मालती जी और गौरी जी को धन्यवाद देते हैं और विदा लेते हैं और हमारी सामर्थ्य संवाद श्रृंखला के अंतिम चरण की ओर चलते हैं। आज हमारे बीच हम सभी की प्रेरणा स्रोत विश्व मांगल्य सभा की प्रमुख अतिथि हैं डॉक्टर सुनंदा रघुवंशी जी हैं। सुनंदा जी महाविद्यालय संस्थापक प्राचार्य हैं। इनकी शिक्षा एमएससी, एमफिल, बीएड, पीएचडी पर्यावरण विज्ञान में प्राप्त की है। योग एवं नेचुरोपैथी डिप्लोमा भी है और आप परिशिक्षिका हैं। अभी विश्व मांगल्य सभा में पूर्व प्रांत उपाध्यक्ष, प्रांत छात्रा प्रमुख हैं, प्रांत सह कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आदि दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु एक्सीलेंस महाविद्यालय बिल्किसगंज की 2015 में स्थापना की। यहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो आप राजमाता विजय राजे सिंधिया विश्वविद्यालय की प्रमंडल सदस्य हैं। मूलतः आप अमरावती से हैं और वर्तमान में आप भोपाल में हैं। मैं आज अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपने वचनों से हमें कृतार्थ करें। माननीय डॉक्टर सुनंदा रघुवंशी जी। सुनंदा जी, डॉक्टर सुनंदा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सभी को। विश्व मांगल्य सभा के सभी सदस्यों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार और बहुत ही शुभेच्छा सभी को, जिन्होंने, जो नारी है, जो पूरे विश्व का, जो जिसको विश्व की पूरी निर्माता कह सकते हैं, उसको और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जो इस विश्व मांगल्य सभा का जो स्थापना हुई है और जिस उद्देश्य के लिए हुई है, वो उद्देश्य बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है भारतीय संस्कृति को टिकाने में। जिसमें हमारा रोल क्या है, हम माँ एक पूरी संस्कृति को पकड़ के और अपने जो आगे की पीढ़ियां है उसमें किस तरह से अपने संस्कार को आगे बढ़ाती है, इस विचारधारा को मन में रख के और इसी के साथ विश्व मांगल्य सभा की स्थापना हुई है। और अभी अभी जो हमारी
बहुत ही सामर्थ्यवान महिला है, जो मालती जी और गौरी जी को हमने सुना। नारी में बहुत शक्ति है। इन दोनों को बहुत दोनों का हृदय से अभिवादन। और दोनों को जो ऊर्जा से जो दोनों ही हमारी बहनें काम कर रही है और राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए जिस तरह से अपना योगदान दे रही है, जिस ऊर्जा से काम कर रही है, बहुत बहुत उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उनका ऐसे ही समाज में ऊर्जा के साथ जुड़ी रहे और समाज में ऐसे ही निरंतर परिवर्तन और संस्कृति का फैलाव करके, और हमारे जो आगे की जनरेशन है, आगे की जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको उनको भी सतत इस तरह के ऊर्जावान व्यक्तित्व की बहुत आवश्यकता है। नारी जो शब्द है, नारी शब्द में ही ऊर्जा का वास है। हम जो नारी कहते हैं, नारी शब्द जो है उसमें इतनी ऊर्जा है कि उसकी उच्चारण मात्र से ही मन मस्तिष्क जो है वो झंझोर कर देता है। ऐसे कई हमारे कई तरह के हमको पढ़ने को मिलता है, कई कई हमारे साहित्य में हमको पढ़ने को मिलता है। इसके पर्यायवाची शब्द भी है, स्त्री भी है, भगिनी भी है, कांता भी है, लेकिन इसका जो वास्तविक स्वरूप जो है, इसका पूर्ण स्वरूप जो है वो मातृत्व में आता है। हम सभी माता हैं, मातृत्व में आता है। और मातृत्व जो शब्द है वो एक विकसित शब्द है, जिसमें ऊर्जा भी है, सामर्थ्य भी है, जिसमें कर्तव्य बोध भी है। कर्तव्य के साथ साथ जिम्मेदारी भी निभाती है। जिम्मेदारी के साथ साथ घर को लेके, परिवार को लेके जो समाज सेवा भी हाथ में हमारे बहनें लेती है और उसको पूरे दृढ़ता से, पूरे संकल्प से निभाती है। वो जन्मदात्री है सबकी, और उसके अंदर जो संपूर्ण गुणों का वो भंडार रखती है। और इस गुण को, उसके अंदर जो हमारी धार्मिक परंपराएं है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, वो एक माँ ही अपने बच्चों को दे सकती है। ये विचारधारा बहुत ही मतलब इस विचारधारा नई नहीं है, लेकिन इसको संगोपन करके और इसको संभाल के रख के ही जो इस मांगल्य सभा का जो स्थापना हुई है, बहुत ही अच्छा उद्देश्य से है। तो इसके साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटा सा एक वाकया सुनाती हूँ, जैसे मालती जी ने और गौरी जी ने भी बताया है। ये हमारे एक्सीलेंस कॉलेज की जो स्थापना है वो भी इसी उद्देश्य से हुई है। जैसे मैं पहले कॉलेज में थी, प्रिंसिपल थी कॉलेज में, तो वहां एक छोटे से गांव से लड़कियां आती थी, तो वो अक्सर लेट हो जा करती थी। तो इसका कैसे मैंने कॉलेज की स्थापना की और कैसे मैं जुड़ी, मैं छोटा सा संक्षिप्त में बताऊंगी आपको, क्योंकि टाइम नहीं है। तो वो लड़की हमारे स्कूल में, कॉलेज में आती थी, तो क्या रोज लेट होती थी। तो कई एक बार टीचर ने बोला, प्रोफेसर ने बोला कि आप तो तुम प्रिंसिपल से परमिशन लेके आओ, तभी प्रैक्टिकल में आओगे और तभी कॉलेज क्लास में अटेंड करोगी। वो लड़की मेरे पास आई, फिर मैंने बोला बेटा तुम रोज लेट क्यों आती हो। तो वो मुझे कहने लगी, मैडम मैं बहुत छोटे से गांव से आती हूँ, और मैं तो पढ़ भी रही हूँ, यहाँ से 27-25 किलोमीटर गांव है, 2-2 3-3 बस चेंज करके मुझे आना पड़ता है। और मैं तो आ जाती हूँ, और हम क्योंकि मैं अपने हमारे पापा टीचर है, मम्मी भी अच्छी है, तो वो मेरे को हमको पढ़ाते, हम तीनों बहनें पढ़ती है। लेकिन हमारा जो गांव है, उस गांव में लड़कियों की जो शादी है वो बहुत बचपन में ही हो जाती है। 7वीं 8वीं 5वीं में ऐसे शादी तय कर देते हैं, और जैसे ही लड़की 10वीं 12वीं निकलती है उसकी शादी कर देते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पली बड़ी, तो मुझे ये लगा कि यहाँ ऐसा कैसा कौन सा गाँव, राजधानी के पास में गाँव है। तो मैंने उसके साथ जाके और कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स माताओं के लिए स्वास्थ्य शिविर ऐसा कुछ कुछ, जब जब मुझे टाइम मिलता था, बच्चे छोटे थे तो टाइम कम मिलता था, तो संडे संडे में जाती थी। पर्सनल नेचुरोपैथी का कुछ कर दिया, तो ऐसा कुछ करने थोड़ा थोड़ा मैं संडे संडे जाती थी। तो मैंने गाँव देखा, मैंने कहा ये गाँव तो बड़ा पास में है और इसकी स्थिति ऐसी है। तो नारी मतलब ये है कि हम जैसे हम सभी बोलते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है, एक पुरुष को या बेटे को पढ़ाया जाता है तो सिर्फ सिंगल व्यक्ति पढ़ता है, अकेला व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है। लेकिन यदि एक बेटी या एक स्त्री पढ़ती है तो वो संपूर्ण परिवार को शिक्षित करती है, इसमें दो राय नहीं है। हम हमारे अंदर ऐसा भगवान ने कुछ इनकलकेट किया, हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा दी है कि हम सब को समाहित करके और सबको साथ लेके हम चलते हैं। ये हमको गॉड गिफ्ट मिली है। इस गॉड गिफ्ट को हमको टाइम देख के, सब देख के, और हमको इसको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि हाँ हमारे अंदर है ये। तो वो लड़की के साथ फिर मैं गई, जाते आते रही।
फिर जब मेरे मेरे 2 बेटे हैं, एक इंजीनियर हो गया, दूसरा भी पढ़ने देहरादून चला गया, तो मैंने कहा अब तो क्या करना है, अब समाज अब अपन इनके लिए काम कर सकते हैं। तो मैंने रिजाइन किया, मैं प्रिंसिपल थी कॉलेज में, मैंने रिजाइन किया और फिर उसका सर्वे करना चालू कर दिया और फिर इस तरह से उस कॉलेज की स्थापना हुई। तो अभी भी मैं जो है उस कॉलेज में जिनके बिल्कुल ही स्थिति खराब होती है सबको मैं फ्री में पढ़ाती हूँ। और बाकी जितनी लड़कियां हैं, लड़कियों से मैं फीस बिल्कुल लेती नहीं हूँ। लड़कियों को सिर्फ स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट देता है उसी स्कॉलरशिप में जब मिलेगी जब दो, लेकिन तुम पढ़ो, इसी उद्देश्य से मैंने चालू किया है। मेरे यहाँ से 4-5 बैच निकल गई है अभी। और जो अभी जो लड़कियां, उनके पेरेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल, उनको ये बोला कि देखिए आपकी उम्र में और आपकी बेटी की उम्र में बहुत फर्क है। आप भाई बहन किसके होते हैं, आपकी बेटी अपने पैर पे खड़ी रहेगी और कल को ना जाने क्या होगा, भगवान को पता, हमको पता नहीं है, तो वो लड़की कहाँ जाएगी। तो एटलीस्ट उसके पास शिक्षण होगा, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं होगी नौकरी करने की, ना करे, लेकिन 4 बच्चे तो अच्छे शिक्षित कर सकती है आजू बाजू के भी, यदि उस गांव में कुछ नहीं है तो उनके पेरेंट्स में धीरे धीरे वो ऐसे उनके घर में जाके मिलके, मम्मी को मिलके, पापा को मिलके उनको समझाती गई ऐसा। और फिर उनको बोलती गई कि ऐसा यदि आप करेंगे तो समाज का भी भला होगा, आपका भी भला होगा, आपकी बेटी का भी भला होगा, आपका भी नाम होगा, देखो आपकी लिखी पढ़ी लिखी है। तो इस तरह से लड़कियां अब अपनी जिंदगी, उसके बाद फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आपकी शादी पक्की कर दी, अब शादी बीएससी के बाद, बी डिग्री के बाद आप शादी कर दो लड़कियों की। तो अब पेरेंट्स थोड़े ऐसे मतलब उस साल से पेरेंट्स में बदलाव आ रहा है। समाज सोचने की शक्ति अलग हो गई उनकी। अब उनको लग रहा है कि उनकी बेटी कहीं ना कहीं, अब उस बैच की लड़कियां शादी होकर दूसरी जगह गई है और उनकी शादी के बाद उन्होंने कहीं कोई किसी ने किसी स्कूल में जॉब करे, किसी कोई बैंक में है, कोई किसी ट्यूशन ले रही है, किसी को कुछ नहीं, बच्चा छोटा है तो घर में 10 बच्चे पढ़ा रही है, तो दे आर वेरी हैप्पी। तो वो मेरे को आके बोलते हैं कि मैडम आपने ये तुमको बहुत सही किया और इस तरह से आपने हमारे बेटियों को पढ़ाया। सही में आप यदि नहीं बोलते तो हम तो लड़कियों की शादी ही जल्दी कर देते। जैसे ऐसे ही इसी चीज में जैसे मालती जी और रश्मि जी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत ही सुंदर तरीके से कर रही है, घर को भी संभाल रही है, परिवार को भी संभाल रही है, समाज को भी संभाल रही है, राष्ट्रीय हित में सामाजिक में भी काम कर रही है। तो इसी तरह से हम सभी महिलाओं को ये कहेंगे कि सबको अपनी अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी अपनी इच्छा शक्ति हमारे पास है, भगवान ने दी है, उस इच्छा शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस पॉजिटिविटी में लाके और घर को देखते हुए, समाज को देखते हुए और सब तरीके से कार्य करते हुए समाज हित में और राष्ट्र हित में, राष्ट्र सर्वोपरि हम कहते हैं, तो राष्ट्र के लिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ पे आए हैं, धरती पे जन्म लिए है, तो हमारा कर्तव्य बनता है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य बनता है, उसको करे बगैर हमको यहाँ से मुक्ति नहीं है। तो हमको एक समाज हित में और राष्ट्र हित में काम करना ही है। और विश्व मांगल्य सभा में सोनाली जी ने, पूजा जी ने और मुझे ये मौका दिया है कि आपके साथ जुड़ के कुछ आपके साथ रूबरू हूँ, तो मेरा बड़ा मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और आपके साथ मैंने अपनी बातें साझा की। और आपके जैसे रूपाली जैसे और मालती जी जैसे शख्सियत से मुझे मिलने का अवसर प्राप्त किया, तो विश्व मांगल्य सभा की मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और विश्व मांगल्य सभा का उद्देश्य से मैं बड़ी अच्छे से प्रेरित हुई हूँ और हमेशा आपके साथ सहयोग करने के लिए, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं बिल्कुल सहयोग के लिए तैयार होगी। और इसी आशा के साथ, और हमारी जैसी महिलाएं सभी ऐसे समाज में जुड़ के और हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र हित के लिए हमेशा तत्परता से कार्य करेगी और इसी उद्देश्य को लेकर हम भी आपके साथ काम करेंगे। जय हिंद, जय। धन्यवाद सुनंदा जी। मैं आज आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने इतनी महिला नारी शक्ति के बारे में और हमारे साथ जो नारी शक्ति जुड़ी है इनके बारे में आपने हमें अवगत कराया और आप जो कार्य कर रही हैं उससे अवगत कराया। वाकई यह सराहनीय कार्य है, इसके लिए मैं आपको नमन करती हूँ और हमारे साथ जो महिला शक्ति जुड़ी हुई है मैं उनको भी नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनंदा जी आपका। इसी के साथ मैं कुछ लाइन व्यक्त करना चाहती हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,
हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज की हमारी प्रमुख अतिथि, हम सबकी प्रेरणा स्रोत विश्व मांगल्य सभा की प्रमुख अतिथि डॉक्टर राधिका कमाविजदार जी को, जो कि आयुर्वेदाचार्य की पदवी से पूर्ण है और गत 9 वर्ष से विश्व मांगल्य सभा का कार्यकर्ता के रूप में विश्व मांगल्य सभा के कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभा रही हैं और कार्य के साथ साथ प्रशिक्षिका के रूप में महाराष्ट्र में प्रवास करती हैं। गत 2 वर्ष से पूर्व विधि प्रचारक पूर्णकालिक संघ विश्व मांगल्य सभा के कर्नाटक प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। इनकी विशेष रुचि कीर्तन में विशेष रुचि रखती हैं। 14 वर्ष की आयु से अखंड 12 साल श्री राम जन्म कीर्तन में सेवा की है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राधिका कमाविजदार जी को कि वो आए और अपने कुछ बातें हमसे साझा करें। धन्यवाद सोनाली जी। जी नमस्कार जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रत्नाकरा धौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। जगदम्बा माता की जय, भारत माता की जय। विश्व मांगल्य सभा के सभाचार्य परम पूजनीय आचार्य श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज तथा विश्व मांगल्य सभा की परम पूजनीय सभाचार्य रेणुका माईबाई, इनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करती हूँ। उपस्थित आज के मान्यवर माननीय मालती जी, माननीय गौरी जी, माननीय डॉक्टर सुनंदा जी और विश्व मांगल्य सभा की मध्य प्रदेश प्रांत संगठन मंत्री माननीय पूजाताई जी, इनको भी प्रणाम करती हूँ और कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति को वंदन करती हूँ। प्रथमतः तो मध्य प्रदेश प्रांत और बैतूल कार्यकारिणी के सभी कार्यकर्ताओं का सहृदय अभिनंदन करती हूँ कि इतना उत्तम और प्रेरणादायी उपक्रम आपने लिया, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है, जो कि भारतवर्ष में अनंत काल से संवाद का अनन्य साधारण महत्व रहा है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का संवाद है, जिससे हमें पूरे जीवन की प्रेरणा मिलती है। राष्ट्र जीवन, समाज जीवन कैसा हो, इसकी प्रेरणा मिलती है। ये भी, और उसके साथ मैत्रेयी जी और याज्ञवल्क्य जी का भी संवाद था, जिससे नारी जीवन की प्रतिभा हमें दिखती है। गार्गी जी, याज्ञवल्क्य जी का संवाद था, जिससे हमें नारी जीवन की प्रतिभा दिखती है। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी जी का उनके गुरुजी के साथ संवाद होता था, जिससे वे समाज और राष्ट्र को योग्य मार्गदर्शन करती थी। ऐसे सामर्थ्यशाली नेतृत्व, कर्तृत्व और मातृत्व जो संवाद से हमें भारतवर्ष को प्राप्त हुए हैं, आज ऐसा आभास हुआ कि उसी प्रकार फिर एक बार संवाद से हमारे राष्ट्र की मातृशक्ति को प्रेरणा मिल रही है। वह बड़ा ही उत्तम कार्यक्रम यह मध्य प्रदेश प्रांत के द्वारा लिया गया। इस उपक्रम के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। भारतवर्ष की मातृशक्ति एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहाँ से सारे समाज को और राष्ट्र को प्रेरणा प्रकाश प्राप्त हुआ है। भारत की नारी जीवन की पवित्रता जो है, ऐसी अमूल्य निधि है। जैसे आज हमने मालती जी और माननीय गौरी जी के जीवन को देखा, ये हमें हमारे भारत को गौरव प्रदान करती है। और बड़े ही हर्ष के साथ ये बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि दोनों ने जब आभार व्यक्त किया तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने परिवार संस्था को धन्यवाद दिया। यही भारत के नारी की खासियत है कि उसने अनंत काल से अपने परंपरा गृह रचना को इस प्रकार
एकत्रित रखा, जहां से महापुरुषों का निर्माण हुआ, संतों का निर्माण हुआ, और वो खुद भी समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही। उसके साथ साथ भारत में जो मालती जी का जो कार्य है, वृद्धाश्रम का कार्य जो करती है, इन वृद्धों के बारे में हमेशा भारत में ये बात होती है कि वृद्ध माने जो जिनके आशीर्वाद और अनुभवी मार्गदर्शन से आने वाली पीढ़ी, राष्ट्र, समाज ये उत्तम गुणों से वृद्धिंगत होता है, कुल परंपराएं वृद्धिंगत होती है, उन्हें हम वृद्ध कहते हैं। सदाचार, सामर्थ्य, सेवा और उत्तम संस्कार, इन 4 मूल्यों पर आधारित विश्वमांगल्य सभा का कार्य आज जिनकी जीवनियां, जिनकी मुलाकात हमने ली, उनसे दिखता है। और विश्वमांगल्य सभा का यही उद्देश्य है कि ऐसी जो जीवन धाराएं आज भी भारतवर्ष में हैं, वे सभी छोटी छोटी धाराएं एकत्रित आए और ऐसी एक महाधारा का निर्माण करे जो पुनश्च एक बार हमारे भारतवर्ष को विश्वगुरु पद पर ले जाए और एक बार ये दिखाए कि मातृशक्ति का कृत निश्चय यह राष्ट्र धर्म सिखलाए। और जैसे हम हमारे शक्तिगान में कहते हैं कि धन्य हम वारिस उनके आधुनिक जग अनुकूला, ये आज प्रमाण मिला। मैं आप सभी को, मध्य प्रदेश प्रांत कार्यकारिणी को सहृदय धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और 2 शब्द कहने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी, जो आपने अपने इतने विचार हमारी महिला शक्ति के बारे में रखे, और जो आपने आखिरी में 2 शब्द कहे कि गौरी दीदी और मालती दीदी, जिन्होंने अपने परिवार को सबसे पहले परिवार को माध्यम बनाया, उन्होंने परिवार के बारे में कहा कि परिवार से ही हमें सीख मिलती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ये संस्कार हमारे लिए वाकई बहुत अच्छे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी आप सबका। आज का प्रसंग बहुत अच्छा रहा। आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी आए और हमारे सामर्थ्य संवाद श्रृंखला से जुड़े। हम अपनी कुछ खुशी के पल हम सबसे व्यक्त किए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम चलते हैं हम हमारे आज के कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, और मैं रूपाली जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और ध्वज प्रार्थना करें। रूपाली जी। जगदम्बा माता की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओंकार सनातन सद्गुरु नाथ त्राता, श्री लक्ष्मी कांता शक्ति रूपा समर्था, जननी जगन्माता राष्ट्र सामर्थ्य दात्री, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति। तुम ही हर बाला मातृमूर्ति धरा पर, तुम ही हर ब्रह्मा विष्णु माता गोचर, तन मन जीवन को सत्य संस्कार दात्री, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति। भारत की हर माँ देवता इस धरा की, सज्जन वीरों की प्रसविणी संत जन की, हर घर मंदिर सा राष्ट्र संपत कराती, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति। याद रहे सबको देश की धर्म प्रण की, संस्कृति रक्षण की, क्रांति बलिदानियों की, गुणशील शौर्यवती हम बने विघ्न हरती, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति। विकृति जन मन की
संस्कृति से हटाए, विस्मृत इतिहासा संस्मरण से जगाए। सबल जितेंद्रिय हो, सत्वमय कार्य करती, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति। जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति। जय घोष। स्वधर्म की जय हो, स्वराष्ट्र की जय हो, भारत विश्व गुरु हो, परिवार संस्था तेजस्वी हो, भारतीय संस्कृति चिरायु हो, विश्व का मंगल हो, संत देवता प्रसन्न हो, निसर्ग सृष्टि समर्थ हो, सबका सब पर प्रेम हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, जगदम्बा माता की जय हो, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त माताओं की जय बोलना चाहूंगी और आप सभी का धन्यवाद और आभार। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जगदम्बा माता की जय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। हमारे साथ आज जो हमारी बहनें जुड़ी, गौरी बालापुरे पदम जी और माननीय हमारी मालती बेसोने जी और हमारी माननीय डॉक्टर राधिका कमावसदार जी और हमारी माननीय डॉक्टर सुनंदा रघुवंशी जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा करे और हम सबको अवगत कराया उनके विचारों के बारे में और जो भी वो कार्य कर रही हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जगदम्बा माता की जय।